राजकुमारी मनमोहनी की प्रेम कहानी। राजकुमारी मनमोहनी चांदनी रात के उद्यान में अपने अंगरक्षक सत्यजीत के तरासे हुए तांबे जिसमें अपनी जीभ की नोक से उसके सीने पर एक लकीर खींचते हुए उसके कंधे तक जा पहुंची। आगे से खुला हुआ हिरण के खाल से बना बास्केट कंधे से हटाया और उसके कंधे पर अपने दांत से गोल निशान बना दिया। सत्यजीत का रोम रोम मचल उठा, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। पूरे चांद की रोशनी में सत्यजीत के कंधे के निशान का लाल चमक रहा था। राजकुमारी, क्या तुम जानती हो कि इस तरह चंचल श्रेष्ठा से मेरे प्राण संकट में आ सकते हैं? सत्यजीत ने धीमी आवाज में कहा। हाँ जानती हूँ, और इसके लिए राज तुम्हें वेतन देता है। मनमोहनी ने शरारत भरे स्वर में जवाब दिया। वेतन मुझे दिन के समय तुम्हारी रक्षा के लिए मिलता है। इस समय मेरा यहाँ पे आना उचित नहीं, प्राणदंड है। तो फिर क्यों आए यहाँ? मनमोहनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। कारण है तुम्हारा आदेश। ये जानते हुए इस समय तुमसे मिलना मृत से खेलना है। मेरा दिमाग का नहीं सुनता। तुम मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। सत्य ने मनमोहनी को अपने बाहों में भरते हुए उसके कान में कहा। तुम जो मेरे प्राण संकट में डाल रखे हैं उसका भी कुछ अनुमान है तुमको? मनमोहनी ने अपनी आंचल आंखों में डालते हुए कहा। तुम तो राजकुमारी, तुम्हें कौन दंड दे सकता है? तुम दंड तो तुम्हें चुके हो। तुम बिना मेरा जीवन निर्थक है, चारुलता ने सम्मान से कहा। मगर तुम मेरी प्रेम कथा के अंत में मेरा अंत दिख रहा है। मनमोहनी सत्यजीत के ओठों पे अपनी उंगली रख दी। ऐसा अनशुभ बातें ना करो सत्य। भविष्य के घातक परिणामों से अनजान दो प्रेमी एक दूसरे के खोए हुए थे। अचानक घने वृक्ष के पीछे हल्की सी आहट सुनाई। मनमोहनी ने सत्यजीत के खुले कंधे को बाग से ढक दिया और उसको आहट की तरह देखने लगी। मुझे जाना चाहिए, रात बहुत हो चुकी। इतना कहकर सत्यजीत राजमहल के उपवन में बीच गुम हो गया। राजकुमारी मनमोहनी दबे पांव अपने कक्ष में पहुंच गई। सत्यजीत 21 साल का जवान व्यक्ति वाला युवक था। ऊंचा का सुडैला तरासा हुआ बदन, कंधे तक बाल, मानो कामदेव का दूसरा रूप हो। राज के सैकड़ों युग कई कठिन शारीरिक मानसिक परीक्षा के पार करने बाद सत्यजीत को राजकुमारी का व्यक्तिगत अंगरक्षक चुना गया था। मनमोहनी राजा भानु प्रताप और महारानी चंद्रावती इकलौती संतान। महारानी की मृत्यु के बाद भानु प्रताप ने बड़े प्रेम से मनमोहनी को पाला था, लेकिन वह वही हुआ जिसका डर था। इश्क और मुग्ध छुपाए नहीं छुपता। सत्यजीत और मनमोहनी की प्रेम कहानी राजा भानु प्रताप के कानों तक जा पहुंची। एक दिन मनमोहनी और सत्यजीत राजमहल के नदी किनारे बैठे बर्ताव कर रहे थे। तभी 20-25 सिपाही वहां पहुंचे और उन दोनों को बंदी बना लिया। सावधान, कोई भी आगे न बढ़े। मनमोहनी ने सैनिकों को रोका। किसने सत्यजीत को बंदी बनाने आज्ञा दिया? स्वयं महाराज ने। सत्यजीत को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसे वहां से राजकुमारी विचलित व असहाय विषम होकर उसे देखती रह गई। राजा भानु प्रताप के दरबार में राजकुमारी का विश्वासपात्र सखी गवाही से सत्यजीत को परिवार से विश्वासघात करने के लिए प्रेम जाल फंसाने का आरोप लगाया गया। जवाब में सत्यजीत भी कुछ नहीं बोला। सत्यजीत को राज की परंपरा के अनुसार उसी विचित्र दंड की घोषणा की गई जो आरोपी को दी जाती, जिससे अनुसार राजधानी के विशाल सत्य को 2 दरवाजे सुरंग द्वार राजमहल में जुड़े थे उनसे चुनाव करना, जिसमें एक दरवाजे के पीछे राज्य की एक सुंदर देवन उसकी जीवन संगनी बनी हाथों में जयमाला लिए खड़ी थी, जबकि दूसरे ओर उसका वध करने वाला जल्लाद उसका सर धड़ से अलग करने को देख रहा था। मोहनी राजमहल का अतिथि कक्ष में तैयार हो रही सुंदर एवं की उस झलक पाने को बेचैन हो गई। सत्यजीत की सम्मोहन जीवन संगनी हो सकती है। मनमोहनी लड़की की नक्श का जाली देखकर उसकी प्रतिम सुंदर देखकर मनमोहनी ईर्ष्या की आग में जल उठी। क्या जीवन भर इसी ईर्ष्या की आग में जलते हुए जीवित रहना होगा? क्या ये स्त्री उसके प्राण से भी ज्यादा प्रिय सत्यजीत के बाहों में होगी? नहीं, मैं कदाचि नहीं होने दूंगी। तो क्या वह सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखों के सामने सत्यजीत के प्राण को स्वीकार कर पाए? नहीं, ये भी असंभव। मुझे तो 2 विचार झूलती। मोहनी ने सारी रात जागते करवट बदलते हुए गुजार दी, लेकिन किसी निर्णय तक न पहुंच सकी। दोनों निर्णय उसके लिए जीवन भर की पीड़ा समान थे। अंत में मन ही मन में एक निर्णय लिया और आधी रात को कारागार में गुमसुम बैठे सत्यजीत के हल्की आहट सुनाई दी। राजकुमारी मनमोहनी उसके सामने खड़ी थी। सत्यजीत ने अपना सर उठाया और मनमोहनी ने कहा कि कल क्रीड़ा में मेरे इशारे का इंतजार करना। इतना कहकर वह राजकुमारी मनमोहनी वहां से चली गई और सत्यजीत के चेहरे पर कोई खुशी का भाव दिखाई नहीं दिया। दूसरे दिन सत्यजीत को 8-10 सैनिक लेकर क्रीड़ा के बीचों बीच ले जाके खड़ा कर दिए। पूरा क्रीड़ा स्थल खचाखच लोगों से भरा हुआ था। एक तिल रखने की जगह नहीं थी। सत्यजीत ने अपनी नजर उठा के देखा। ऊंचे सिंहासन पर महाराजा भानु प्रताप और बगल में राजकुमारी मनमोहनी बैठी थी और दाएं तरफ उनका सेनापति बैठा हुआ था।
उसके बाद से राज आदेश दिया और सज़ा सुनाई। मनमोहनी ने सत्यजीत को इशारा करते वहाँ से उठ के चली गई। सत्यजीत इशारे को समझ के भी ना समझ बन के मनमोहनी के किए इशारे के विपरीत दिशा में दरवाजे खोलने के लिए कहा और अपने सर को अपनी पैरों से घुटने चिपका सजा के लिए तैयार हो गया। तभी उसके कान मंद और मधुर नागौर की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसके कान में विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह अपना सर ऊपर उठाया और सामने देखा कि राजकुमारी मनमोहनी हाथ में फूल की माला लिए उसको जयमाल चली आ रही थी। देखकर अचंभित रह गया। उसके पास ही खड़े द्वारपाल के कमर से कटार निकाल अपने सीने में आर पार कर लिए। देखकर मनमोहनी दौड़े हुए आई और बोलिए, तुमने क्या किया सत्यजीत? तुम तो जीत गए थे, अब क्या करता? मेरे माथे पे जो राजद्रोह का कलंक ला हुआ मैं कैसे मिटा सकता हूँ? मेरे मिटाने का बस एक रास्ता था कि आज के बाद कोई भी अंगरक्षक पे कलंक न लगाए। इतना कहकर वो अपनी आंखें में आंसू लेकर अपनी आंखों को बंद कर मनमोहनी भी उसके सीने से कटा निकल अपने सीने में आर पार करके उसके साथ लीन हो